हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर में जो है ना लास्ट लेक्चर हम लोग का था क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। उसमें से हम लोग बहुत टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंसीडर किए थे, जैसे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर था, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर था, जिंक ब्लेंड या सेलेराइट स्ट्रक्चर था, उर्जाइट स्ट्रक्चर था, फिर फ्लोराइट और एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर था। सब स्ट्रक्चर में हम लोग जो है ना उसके आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे थे, पर यूनिट सेल कितने आयंस होंगे वो सब देख रहे थे। तो इन सारी बातों का डिस्कशन जो है ना हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। आज जो है हम लोग एक एडवांस टॉपिक कंसीडर करेंगे, ब्रैग्स इक्वेशन। इंटरमीडिएट का सिलेबस में यह टॉपिक नहीं है, एडवांस टॉपिक है। एडवांस टॉपिक इन सेंस कि इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, मेडिकल या इंजीनियरिंग का जो एग्जामिनेशन वगैरह होता है या फिर आगे बीएससी वगैरह करोगे वहां पे। तो 12 लेवल का एक टॉपिक नहीं है, थोड़ा एडवांस टॉपिक है, लेकिन आसान सा है, इसका जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। तो ये ब्रैग्स इक्वेशन है क्या? ब्रैग जो है ना नाम है साइंटिस्ट का। तो इसमें से जो है WL ब्रैग और WH ब्रैग दोनों जो है बाप बेटे थे। WL ब्रैग फादर, WH ब्रैग इसका सन। तो दोनों मिल करके जो है ना एक मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे। तो किस बात के लिए? तो देखो, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिससे मिल करके वह सॉलिड बना हुआ रहता है, तो इन सारे पार्टिकल्स का एक डेफिनिट अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट हो करके जो है ना अलग अलग प्लेन में भी अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, इसमें पार्टिकल्स इस प्रकार से अरेंज है, वैसे यहाँ भी पार्टिकल इस प्रकार से अरेंज है, ऐसा। तो दो पार्टिकल या फिर हम लोग बोले कि दो कंसेक्यूटिव प्लेन्स, दो लगातार प्लेन्स के बीच कितना डिस्टेंस होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में या किसी भी क्रिस्टल में, इसी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो है WL ब्रैग और WH ब्रैग एक मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे। कैसे? तो एक्सरे का इस्तेमाल करके, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है रिलेशन निकाल रहे थे। दो एटम के बीच का जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या फिर दो प्लेन का डिस्टेंस, इंटर प्लैनर डिस्टेंस। इसी को फाइंड करने के लिए जो है जो इक्वेशन निकला था मैथमेटिकल इक्वेशन, उसी इक्वेशन को हम लोग जो है ब्रैग्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो इस बात को जो है समझना है क्या कि ब्रैग्स इक्वेशन है क्या। तो जो बात अभी मैंने बतलाया कि किसी भी क्रिस्टल में जो दो कंसेक्यूटिव प्लेन होता है, कंसेक्यूटिव प्लेन मतलब जिस प्लेन में पार्टिकल्स अरेंज हैं, तो इस दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस जो होता है d, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन जो है डिराइव किए थे ब्रैग एक्सरे डिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करके, एक्सरे का इस्तेमाल करके, और उसी इक्वेशन को जो है हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इक्वेशन था क्या? तो ब्रैग्स इक्वेशन जो है एक हम लोग लिखते हैं इसको 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। यहां पे d जो है वही इंटरप्लेनर डिस्टेंस हुआ, n जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन या ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको लिखेंगे। d को हम लोग यहां बोलेंगे इंटर प्लैनर डिस्टेंस, n हुआ ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन या इसी को ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। और यहां पे लैम्डा जो है वेवलेंथ है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे यूज्ड। जिस एक्सरे का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, वही लैम्डा। इस पूरे n लैम्डा को जो है ना हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ। तो ये पाथ लेंथ n लैम्डा तब होगा जब एक्सरे का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इसको पढ़े होगे ऑप्टिक्स में, आप लोग फिजिक्स में। जैसे मान लो कि इस तरह से एक वेव जा रहा है ऐसा, क्योंकि एक्सरे का बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो एक्सरे क्या एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यह मान लो कि एक वेव है, अब फिर से दूसरा वेव जाए, तो दूसरा वेव भी यदि सेम फेज में जाए इस तरह से ऐसा, तब बोलेंगे कि दोनों वेव का एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, सेम फेज में जा रहा है। लेकिन मान लो कि यदि इस तरह से हो, एक वेव ऐसे गया, दूसरा वेव जो है इस प्रकार से जाए ऐसा, तो फिर इसको बोलेंगे कि ये दोनों वेव जो है ना, इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर दे रहा है। एक की ऊपर जा रहा है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, तो दूसरा नीचे आ रहा है, ट्रफ आ रहा है, तो रिजल्टेंट यहां देखेंगे तो कोई वेव क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ये हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब एक्सरे का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तब पाथ लेंथ हम लोग देते हैं n लैम्डा से। लेकिन यदि एक्सरे का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उस जगह पे जो पाथ लेंथ होता है, पाथ लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है n लैम्डा बाई 2। तो उस हिसाब से फिर से ब्रैग्स इक्वेशन की बात यदि हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा बाई 2, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4d sin थीटा बराबर n लैम्डा। तो ये दो इक्वेशन है ब्रैग्स इक्वेशन, लेकिन दोनों में से जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इक्वेशन है ना, इसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस ब्रैग्स इक्वेशन को याद रखोगे, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, जहां d बताए इंटरप्लैनर डिस्टेंस, sin थीटा एंगल, जिसको आगे बताएंगे अभी, n ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन या ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, यहां n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे n बराबर 1 रहा तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, n बराबर 2 रहा तो सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, n बराबर 3 रहा तो थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, ऐसे करके। और लैम्डा वेवलेंथ है एक्सरे का, जिस एक्सरे का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग इसको पता करने के लिए, उस एक्सरे का वेवलेंथ है लैम्डा। तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे हम लोग, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। इस इक्वेशन का डेरिवेशन के पहले जो है ना, ब्रैग्स कुछ शो किए, एक्सपेरिमेंटली जो है कुछ ऑब्जर्व किए, और ऑब्जर्वेशन क्या था उस दरमियान कि जो एक्सरे डिफ्रैक्ट करता है एटम के द्वारा, किसी भी क्रिस्टल में जो प्लेन है, जैसे मान लो कि यह एक प्लेन हुआ, इसमें ऐसे एटम्स हैं, ठीक है, इधर से इसमें एक्सरे जो है पड़ा, तो पढ़ने के बाद एक्सरे जो है यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, रे इस पे पड़ा इंसिडेंट रे और ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। तो ब्रैग क्या ऑब्जर्व किए कि किसी भी क्रिस्टल का जो प्लेन होता है उसमें जो एटम होता है, तो एटम के द्वारा जो एक्सरे का रिफ्लेक्शन या फिर जो उसका डिफ्रैक्शन होता है, वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये एंगल यदि यहाँ थीटा क्रिएट कर रहा है तो ये भी थीटा क्रिएट होगा, मतलब दोनों एंगल क्या होगा, सेम। तो पहला बात यही शो किए ब्रैग की जब रिफ्लेक्शन होता है एक्सरे का किसी भी एटम के द्वारा क्रिस्टल प्लेन से, तो उस दरमियान जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑबे होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। और दूसरा बात कि जैसे मान लो एक प्लेन हम लोग यहां लिए, एक प्लेन यहां और ले लो, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का जो है कंसेक्यूटिव प्लेन हुआ, मेरे दोनों लगातार का प्लेन है। अब फिर मान लो कि एक्सरे इस प्लेन पर भी पड़ा और यहां से भी रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन देखोगे क्या ना कि दोनों एक्सरे जो है प्लेन के द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन ई वाला जो एक्सरे है उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, क्योंकि यह जो प्लेन है इसके बाद का प्लेन है, तो इसको देखोगे ना तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस इसको एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा है ऐसे। तो ब्रैग क्या बोले, ब्रैग इस दरमियान क्या बोले कि जो दो रेज होता है, जैसे एक्सरे का यहाँ दो रेज हम लोग लिए, तो दो रेज जो कि दो कंसेक्यूटिव प्लेन के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा रहा हो या डिफ्रैक्ट किया जा रहा हो, ये दोनों रे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को फॉलो करेगा, या फिर दोनों जो है सेम फेज में होगा,
दोनों सेम फेज में होगा। कब? जब सेकेंड रे के द्वारा ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है या एक्स्ट्रा डिस्टेंस बराबर हो किसका? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। दो बात याद रखेंगे। पहला बात हम क्या बोले कि जो रे रिफ्लेक्ट करता है किसी भी क्रिस्टल एटम के द्वारा, वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। और दूसरा बात कि यदि दो कंसेक्यूटिव प्लेन से दो रे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो जो सेकेंड प्लेन के द्वारा जो रे रिफ्लेक्ट हुआ है यह रे पहले प्लेन वाला का रे का सेम फेज में होगा, मतलब दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कब? जब सेकेंड रे के द्वारा ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है या एक्स्ट्रा डिस्टेंस बराबर हो किसका? तो वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल का, n लैम्डा का। तो ये दो पोस्टुलेट के आधार पे जो है हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन को डेराइव करेंगे। किस प्रकार से इसका डेरिवेशन है उसी को हम लोग अभी कंसीडर करते हैं। तो देखो दो प्लेन हम लोग मान लें इस प्रकार से, ई दोनों जो है क्रिस्टल प्लेन है, क्रिस्टल प्लेन्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो d के बराबर है। ऐसा मान लो कि जगह पे जो है एटम है कोई, और यहां से जो है इस पर ऐसे एक्सरे इंसिडेंट किया, तो एक्सरे क्रिस्टल प्लेन पे इंसिडेंट कर रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन भी होगा ना, ऐसे मान लो इसका रिफ्लेक्शन हो गया। ऐसा ई जो है इंसिडेंट रे है, ई हुआ रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या होगा ना कि जब ये एक्सरे यहाँ पे फर्स्ट प्लेन क्रिस्टल का जो पहला प्लेन है मतलब ऊपर वाला प्लेन, तो यहाँ प्लेन है, इसके नीचे भी प्लेन है, इधर से एक्सरे इस पर पड़ रहा है। दो बात हो सकता है। पहला बात कि जब एक्सरे यहाँ इंसिडेंट करेगा तो इंसिडेंट करने के बाद इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और दूसरा बात ये भी हो सकता है कि जब एक्सरे यहाँ पड़ेगा तो ये जो इसमें पेनिट्रेट कर जाएगा, मतलब इसके अंदर घुस जाएगा, और अंदर घुसने के बाद फिर जो सेकेंड प्लेन है वहां जाकर के पड़ेगा और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। मतलब दो बातें हो सकती है, पहला कि जिस प्लेन पे पड़ा है एक्सरे उसी प्लेन से रिफ्लेक्ट कर जाए, या दूसरा कि अंदर वाले प्लेन में पेनिट्रेट कर जाए, मतलब इसमें घुस जाए अंदर और यहां पड़ने के बाद फिर इसका रिफ्लेक्शन हो, मतलब ऐसा इस प्रकार से ऐसा बात हो जाए। ऐसा ई दोनों जो है रिफ्लेक्टेड एक्सरेज एंड दीज टू आर इंसिडेंट एक्सरेज। ऐसा ई दोनों प्लेन का डिस्टेंस जो यहां से यहां है इसको तो हम लोग बोल रहे हैं क्या? डी। मान लो कि यहां ए और यहां बी, ई वाला एंगल हुआ थीटा। ऐसा अब क्या करो कि जो फर्स्ट प्लेन है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सेकेंड प्लेन पर जो रे पड़ रहा है उस पर, मतलब ऐसा इसी प्रकार से इसको यहां से मिला दो, तो ए बी इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, तो ई वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा, ई वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो ई जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना बीसी और यहां से बीडी, यही एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो ट्रेवल किया जा रहा है किसके द्वारा? तो इस सेकेंड रे के द्वारा, जो कि सेकेंड प्लेन पे जाकर के इंसिडेंट पर यहां से फिर इसका रिफ्लेक्शन हुआ है। तो इस जगह पे यदि हम लोग देखें यहां तो ए बी को लिख सकते हैं डी, जिसको
जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर प्लानर डिस्टेंस, इंटर प्लानर डिस्टेंस। उसके बाद अब इसमें जो देखने लायक बात है, अब यदि हम लोग यहां से जो सेकेंड पोस्टुलेट अभी हम बतलाए थे ब्रैग्स का, कि सेकेंड प्लेन पे ये जो एक्सरे पड़ रहा है, तो ये एक्सरे जितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वह एक्स्ट्रा डिस्टेंस बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तभी जाकर के ये दोनों वेव का मतलब दोनों एक्सरे का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब दोनों सेम फेज में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर द टू वेव्स टू बी इन द सेम फेज, क्या हो जाएगा कि CD नहीं, CD लिखे हम लोग, CB प्लस BD ये दोनों बराबर होगा n लैम्डा का। लैम्डा वेवलेंथ है इसका जो पड़ रहा है लाइट एक्सरे, और n मतलब इंटीजर कोई होगा 1 2 3 करके, ऐसा। यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखो, इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD, ये दोनों ट्राइंगल की बात करें हम लोग, ऐसा। तो यदि साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिखना चाहे साइन थीटा, तो थीटा सामने वाला पार्ट जो है इसका हो गया क्या, परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो हम लोग लिख सकते हैं BC बाई AB। उसी प्रकार से इसके लिए साइन थीटा बराबर BD हो जाएगा ना, यहाँ BD बाई AB, ऐसा। तो यहां से यदि हम लोग BC निकालना चाहे तो BC बराबर AB साइन थीटा। उसी प्रकार से यहां यदि BD निकालना चाहे तो AB हो जाएगा AB साइन थीटा। अब जरा देखो, AB को हम लोग कितना कंसीडर किए, D, जो कि इंटर प्लानर डिस्टेंस है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं BC बराबर D साइन थीटा, और यहां भी लिख दो BD बराबर D साइन थीटा, क्योंकि AB जो है वो किसके बराबर है, D के बराबर है, ऐसा। ये पूरा को जो है मान लो 2। अब फ्रॉम 1 and 2 वी हैव 1 और 2 को कंसीडर करो, तो यहां देखो क्या है, CD माने BC भी बोल सकते हैं, BC प्लस BD बराबर n लैम्डा, और BC और BD का वैल्यू हम लोग यहां निकाले हैं, दोनों d sin थीटा के बराबर है, तो क्या लिखेंगे d sin थीटा प्लस d sin थीटा बराबर n लैम्डा। क्या जाएगा, d sin थीटा 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा 3। और यही क्या है, ब्रैग्स इक्वेशन, जिसको शुरुआत में भी हम लोग लिखे थे 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। सारा कांसेप्ट यहाँ पे क्लियर है। d हुआ इंटर प्लानर डिस्टेंस, इसी d को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। sin थीटा, थीटा यहाँ का एंगल हुआ जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है रे के द्वारा दो प्लेन के बीच, और यहाँ पे जो n लैम्डा, तो n को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन या ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, जहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके भी हो सकता है। लैम्डा हो गया इसका वेवलेंथ, जो एक्सरे यहाँ पड़ रहा है इसी का वेवलेंथ को हम लोग बोलेंगे लैम्डा। तो ये डेरिवेशन से बहुत ज्यादा हम लोग को मतलब नहीं है, मतलब है इस फार्मूला से केवल कि 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है, ऐसे ही 3-4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, याद रखोगे 2d sin थीटा n लैम्डा। और यह जो ब्रैग्स इक्वेशन है वह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, जब ये दोनों एक्सरे का आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, सेम फेज में जाए तब। लेकिन यदि वहां लिखा हुआ है कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो ऐसे में यहाँ n का वैल्यू क्या बताया 1 2 3 ऐसे होगा नेचुरल नंबर में, लेकिन यदि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहां, तो आप उसके लिए इक्वेशन शुरू में लिखे थे 4d sin थीटा बराबर n लैम्डा, और यहां n का वैल्यू 1 3 5 7 ऐसे ऑड नंबर में होगा, ऐसा। तो याद रखोगे, हालांकि मोस्ट कॉमन जो है यही वाला है
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। तो यहाँ से बस इस इक्वेशन को हम लोग याद रखेंगे, डेरिवेशन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, आगे यदि बीएससी वगैरह करते हो तो वहाँ डेरिवेशन वगैरह इसका पूछा जाता है, तो वहाँ इन सारी बातों को जो है हम लोग लिख सकते हैं। चूंकि यह एडवांस टॉपिक है ना, इसलिए इसको नोट्स में हम डिपिक्ट नहीं किए हैं। कॉलेज का वेबसाइट पे जो नोट्स अपलोडेड है सॉलिड स्टेट का, तो वहां इसको हम नहीं लिखे हैं, एडवांस टॉपिक है इसीलिए। यदि इच्छा हो तो आप लोग वीडियो के थ्रू ही इसको लिख सकते हो, या फिर फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। और इसी इक्वेशन के मदद से जो इंटरप्लानर डिस्टेंस है d, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यदि पता हो कौन कौन सा टर्म, n पता हो, लैम्डा पता हो, थीटा पता हो तब। तो इसी फॉर्मूला के आधार पे जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे इससे, कि कैसे d या फिर लैम्डा या n को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो, ब्रैग्स इक्वेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन यहां हम लिखे हैं, इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरप्लानर डिस्टेंस इन ए क्रिस्टल इन व्हिच a series of planes produce a first order reflection from a copper x-ray tube। वेवलेंथ दिया हुआ है एक्सरे का 1.539 एंगस्ट्रॉम एट एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्री। तो डाटा हम लोग कंसीडर करें कि क्या क्या डाटा दिया हुआ है, निकालना क्या है। तो क्या बोल रहा है निकालने के लिए, इंटरप्लानर डिस्टेंस, मतलब डी हम लोग को कैलकुलेट करना है। दिया हुआ क्या है कि जो एक्सरे है, जो एक्सरे वहां इंसिडेंट कर रहा है उसका वेवलेंथ कितना, और यह फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है वह एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 22.5 डिग्री। मतलब गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले n दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन 1 फर्स्ट ऑर्डर, लैम्डा दिया हुआ है 1.539 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद एंगल थीटा भी दिया हुआ है 22.5 डिग्री। इतना डाटा हम लोग को पता है। अब हम लोग को पता है क्या, फ्रॉम ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन से क्या हम लोग पढ़े हैं, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। निकालना है इंटरप्लानर डिस्टेंस, मतलब d कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम लोग लिखें d बराबर, तो क्या हो जाएगा n लैम्डा बराबर 2 sin थीटा। इसको सॉल्व कर दो, तो n का वैल्यू 1, लैम्डा का वैल्यू 1.539 एंगस्ट्रॉम, 2 तो 2 ही रहेगा, इनटू sin थीटा, तो sin 22.5 डिग्री। ऐसा ऊपर में होना ही रहेगा 539 एंगस्ट्रॉम, नीचे 2, और sin 22.5 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है 0.383। देखो, साइन का एंगल का जो वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करके हम लोग जानते हैं। यदि इस तरह का कोई डिफरेंट एंगल हो ना, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में जो है ना इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे sin 22 डिग्री है, sin 11 डिग्री है, मतलब जो नॉन वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू दिया हुआ है, तो उस केस में उसका एंगल जो है क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि उसका वैल्यू कितना होगा, उसी को हम लोग पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने के बाद जो d का वैल्यू यहां से आएगा वो आएगा 2.01 एंगस्ट्रॉम। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन में आता है, लेकिन लोगों को पता नहीं आता फॉर्मूला, तो इसको छोड़ देता है, जबकि एकदम आसान सा है। सारा चीज दिया हुआ रहेगा, n लैम्डा थीटा, अभी जो थीटा है इसका वैल्यू भी साइन के टर्म में दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला पे पुट करो, वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा इसका। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन एंगल 2 थीटा इक्वल टू 16.8 डिग्री फॉर ए क्रिस्टल हैविंग इंटरप्लानर डिस्टेंस इन द क्रिस्टल इज 0.400 नैनोमीटर व्हेन सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन वाज ऑब्जर्व्ड, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे यूज्ड। सेम क्वेश्चन है, इस बार जो है हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ निकालना है, बाकी सारा चीज जो है दिया हुआ है। तो जरा देखो यहां से क्या क्या पता है। सबसे पहले बोल रहा है कि जो डिफ्रैक्शन एंगल थीटा नहीं 2 थीटा कंसीडर करके दिया है, और क्या दिया हुआ है कि 2 थीटा बराबर है 16.8 डिग्री का।
तो थीटा बराबर 16.8 बटे 2 डिग्री, तो जाएगा कितना 8.4 डिग्री। तो यहां से हम लोग का थीटा निकल गया। उसके बाद इंटरप्लैनर डिस्टेंस भी दिया हुआ है, मतलब d का वैल्यू भी गिवन है 0.400 नैनोमीटर। सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन मतलब n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। कैलकुलेट क्या करना है, वेवलेंथ कि जो एक्सरे पड़ा है जिसका डिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन वहां से हुआ है उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो फिर से इसी इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग, ब्रैग इक्वेशन को। वी हैव 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, लैम्डा कैलकुलेट करना है हम लोग को ना, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2d sin थीटा बाई n। इसको यहां से सॉल्व करते हैं, तो लैम्डा बराबर 2d दिया हुआ है 0.400 नैनोमीटर। हाँ, साइन थीटा, तो साइन ऑफ थीटा जगह 8.4 डिग्री है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखें इनटू साइन 8.4 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, n का वैल्यू 2 है, तो 2 और 2 तो ऐसे ही कट जाएगा ना ऐसा। तो यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर 0.400 नैनोमीटर इनटू साइन 8.4 डिग्री। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो उसका वैल्यू जो है ना दिया हुआ रहेगा, साइन 8.4 डिग्री कितना होता है, तो उसका वैल्यू है 0.416 ऐसे। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा का वैल्यू जो यहां से आएगा कैलकुलेट करने के बाद वह 0.0584 नैनोमीटर। यहां छोड़ सकते हो या फिर इसको एंगस्ट्रॉम में भी बदल सकते हो, यदि स्टैंडर्ड यूनिट में लाना चाहो तो एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए पॉइंट को यहां कर दो, तो जाएगा 0.584 एंगस्ट्रॉम। तो यही यहां से लैम्डा का वैल्यू हो गया। मतलब यदि इस वेवलेंथ का लाइट या इस वेवलेंथ का एक्सरे प्लेन पे इंसिडेंट करता है जिसका कि इंटरप्लैनर डिस्टेंस इतना है, तो उसमें जो सेकेंड ऑर्डर रिफ्रैक्शन होगा 2 थीटा एंगल से वो आएगा 16.8 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू कितना रहेगा 8.4 डिग्री। तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है, अभी यहां हम लोग d कैलकुलेट किए, इस जगह पे लैम्डा कैलकुलेट किए, हो सकता है d और लैम्डा का वैल्यू दोनों गिवन हो और n का वैल्यू निकालने बोले कि किस ऑर्डर का डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो वहां से n भी कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब इस फार्मूला में 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो चार में से कोई भी 3 टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, फोर्थ टर्म हम लोग को कैलकुलेट करना रहेगा। जैसे यहाँ d निकालना था वहां लैम्डा निकालना है, कभी n कैलकुलेट करना रहेगा, कभी थीटा कैलकुलेट करना रहेगा। तो बस इस फार्मूला को केवल याद रखोगे ब्रैग्स इक्वेशन, और जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ लिखा है उसी प्रकार से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है इसी चैप्टर को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कुछ एडवांस टॉपिक के साथ ही। तब तक के लिए धन्यवाद।